नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक पूरक पुस्तिका कृतिका का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। इस व्यंग्य के लेखक हैं कमलेश्वर। सबसे पहले बच्चों हम कमलेश्वर जी का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। कमलेश्वर का पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। 6 जनवरी 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 में 74 वर्ष की उम्र में फरीदाबाद में हुआ। उपनाम इनका कमलेश्वर है। इन्होंने मुख्य रूप से बच्चों कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन और फिल्मों की पटकथा लिखने का कार्य किया है। इन्होंने नई कहानी नामक जो साहित्यिक आंदोलन है उसके ये मुख्य व्यक्ति रहे हैं, मुख्य लेखक रहे हैं। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है बच्चों, जिनमें कितने पाकिस्तान को खास चर्चा हासिल हुई। उल्लेखनीय सम्मान जो इनको प्राप्त हुए हैं वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। यह एक व्यंग्य है। इसकी पृष्ठभूमि में जो कहानी है, थोड़ा परिचय मैं आपको पहले उसका भी दे देती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारा देश बहुत वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। काफी संघर्ष भारतीय लोगों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया और आखिरकार उन्हें आज़ादी प्राप्त हुई। जिस समय अंग्रेजों का राज हमारे यहाँ था बच्चों, तो महारानी एलिजाबेथ जो हैं, उनके पति की कई मूर्तियां हमारे देश में लगी हुई थी जगह जगह। देश के आज़ाद होने के बाद लोगों ने आंदोलन किए, विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो लोग हमें गुलाम बना रहे थे, या अब तो हम आज़ाद हैं, तो ये जो मूर्तियां हैं ये हमारे देश में नहीं रहनी चाहिए। हालांकि सरकारी तंत्र हमारा एक ढर्रे पर चलने वाला होता है, उन्होंने ज़्यादा उनकी बात मानी नहीं। लोगों ने इसके लिए आंदोलन किए और कई जगहों से तो ये मूर्तियां हटकर म्यूजियम तक पहुंच गई, लेकिन कुछ एक मूर्तियां ऐसी भी थीं जो अपनी जगह से नहीं हट पाईं। तो ऐसी ही एक मूर्ति की बात इसमें की गई है, जो कि दिल्ली में इंडिया गेट के सामने लगी हुई थी। इस मूर्ति को हटाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया लोगों ने, लेकिन सरकार नहीं मानी। काफ़ी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी एक दिन किसी न किसी के हाथ लग गई वो मूर्ति और उसने उसकी नाक तोड़ दी। उसके बाद रानी एलिजाबेथ को हिंदुस्तान आना था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल तीनों का दौरा एलिजाबेथ ने करना था। तो उस समय भारत में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हुई, और स्वागत की तैयारियां करते हुए जब सब कुछ साफ सुथरा लोग कर रहे थे, शहर की साफ सफाई सजावट हो रही थी, तब ध्यान आया कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक नहीं है। इसी घटना को आधार बनाकर ये व्यंग्य लिखा गया है। दरअसल बच्चों, नाक जो है वो सम्मान का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है। और इस पाठ में ये बताया गया है कि हमारे देश को गुलाम बनाने वाले जॉर्ज पंचम के लिए देश के लोगों में किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं था। ये कहानी या ये व्यंग्य जो है ये हमारी सरकारी व्यवस्था पर विचरोट करता है, और सत्ता से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी किस तरह से गुलामी की मानसिकता आज भी बनी हुई है, कैसे विदेशों का आकर्षण हम लोगों पर हावी है, इस पर भी इसमें व्यंग्य किया गया है। हमारे देश के लोग इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद मानसिक रूप से अब भी अंग्रेजों के गुलाम ही बने हुए हैं। पूरी तरह से हम उनकी से आज़ादी नहीं पा सके हैं। इस बात की ओर भी संकेत किया गया है। बच्चों कहानी शुरू करते हैं, साथ साथ आप लोग देखते जाएंगे इसको। जैसे जैसे कहानी को पढ़ोगे, साथ में आप अपनी देश की जो सरकारी व्यवस्था है उसके साथ इसका संबंध बिठाते जाएंगे। आप देखेंगे वास्तव में इसी प्रकार का माहौल हमारे चारों तरफ होता है।
यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनसे पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। ये सही बात है बच्चों, आजकल छोटे से छोटा भी कोई काम है तो उसको कवरेज जरूर मिलनी चाहिए। पहले जो राजा लोग हैं वो फौज लेकर निकलते थे, अब आजकल फोटोग्राफर की फौज लेकर निकलते हैं ताकि वो उनके एक एक पल को रिकॉर्ड कर सके। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थीं कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। ये भी सही बात है बच्चों, अखबार वालों को तो कोई ना कोई चर्चा का विषय चाहिए, कोई ब्रेकिंग न्यूज चाहिए जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। और सबसे आसान जो तरीका होता है वो यही है कि आप किसी दूसरे के अखबार में जो छपा है उसी को अगले दिन अपने अखबार में भी छाप दो, और उसमें कुछ भी खबरें, जैसे रानी ने नीले रंग का सूट सिलवाया है या उसका खर्चा कितना है, जबकि देखा जाए तो ये बातें लोगों को बताने वाली नहीं होती। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। वो कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बेसाख्ता यानी अचानक, अपने आप। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। बच्चों, ये भी एक व्यंग्य है। आप देखोगे जब भी किसी तरह की कोई बहस होती है तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खामोश रहते हैं, वो अंत में जो जीतता है उसकी तरफ हो जाते हैं। इतने अवसरवादी लोग हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं
और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध जो छुप कर वार किया जाता है बच्चों। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह बच्चों, भलाई चाहने वाले, खैर यानी भलाई, ख्वाह ख्वाहिश रखने वाले, चाहने वाले। और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हाल में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक नजर ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। देखो बेटा, ये हमारा सरकारी तंत्र है, जहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जब भी किसी से कोई काम कहा जाता है, हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करता है। और जो क्लर्क हैं हमारे ऑफिस के, वो कुछ काम नहीं करते या कुछ भी सामान संभाल कर नहीं रखते। जब क्लर्क को बुलाया गया और पूछा गया तो उसका जवाब था कि फाइलें सब कुछ हजम कर गई हैं, अब किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। ये भी हमारे यहाँ की खास बात है बच्चों की, नेता लोग करते धरते कुछ नहीं, या जो अफसर शाह लोग हैं वो करते कुछ नहीं, बस भाषण देते हैं और फिर वो भाषण का प्रचार भी करते हैं। अखबारों में छप गया, लोगों को लगे कि हाँ काम हो रहा है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ भी व्यंग्य है बच्चों कि हम लोग
आजाद होने के बावजूद हम अपनी अलग पहचान बनाने की बजाय अब भी विदेशी चीजों को ही अपनाते हैं, विदेशियों की तरह ही, अंग्रेजों की तरह ही जीने की कल्पना करते हैं। हम उनका अनुकरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं। वो कह रहे हैं, जब सब कुछ हमारे पास विदेशों जैसा हो गया है तो फिर पत्थर क्यों नहीं। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ, कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो मैं और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसी कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापचोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर और मैसूर केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सभी बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया जा रहा था, रोगन लगाया जा रहा था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो रानी के स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। जब तक उसको पैसे मिल रहे हैं वो कोई ना कोई तिकड़म बिठाता रहेगा। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई।
मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए। तो बच्चों, ये था हमारा व्यंग्य, जिसमें हमारे सरकारी तंत्र पर, हमारी जो गुलाम मानसिकता है उस पर करारा व्यंग्य कमलेश्वर जी ने किया है। अब हम इसके प्रश्न करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न देखिए, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। कौन सी मानसिकता है बच्चों, बताया था मैंने आपको अभी। इसमें बताया गया है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो आज भी इतने वर्षों के बाद भी अब तक विदेशी प्रभाव में हैं। उनकी जो मानसिकता है वो अब तक सही नहीं हुई है। आज भी वो चमचागिरी करने में, किसी दूसरे का अनुकरण करने में, नकल करने में ही लगे रहते हैं। समय पर कोई काम नहीं करना, गलती अगर कुछ कर दी है फिर उस पर लीपापोती करना, कुछ भी, चाहे कितना ही पैसा तो सरकारी खर्च होना है तो सरकारी खर्च से ही उस गलती को ठीक करने की कोशिश करना, आम लोगों को कुछ भी सच्चाई ना बताना, और अफसरों के सामने ये दिखा कर कि देखो हमने काम कर दिया, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। यही चीजें हैं जो इसमें दिखाई गई हैं। हमारी ऐसी ही मानसिकता हो गई है कि हम स्वयं अपने लाभ के लिए अपने महापुरुषों का अपमान तक करवाने को तैयार रहते हैं। तो बच्चों, कुल मिला के बात इसकी यही हुई कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी है वह उनके चमचागिरी का जो स्वभाव है उसका, और अपने देश और अपने कर्तव्य के प्रति उनका संवेदन शून्यता है। वो अपने कर्तव्य और देश के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। वे लोग समय पर कोई काम नहीं करते हैं, और गलती हो जाए तो उस पर लीपापोती करते हैं, कोई और तरीकों से और गलत कामों से उस गलती को ढांकने की कोशिश करते हैं। आम लोगों तक वो सही बात नहीं पहुंचाते, उन लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपना फायदा देखते हैं, और अपने बड़े अधिकारियों से वाहवाही लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। महापुरुषों का अपमान भी करने को वो तैयार रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लोग हैं जिनकी वजह से हमारे देश का सम्मान बना हुआ है। दूसरा प्रश्न बच्चों, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का जो मुख्य कारण था वो ये था कि रानी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करना था, और इस दौरे के लिए महारानी के लिए जो ड्रेस सिलनी है, जो पोशाक बनानी है, उसका जिम्मा दर्जी के पास था। दर्जी की चिंता स्वाभाविक है
क्योंकि दर्जी का रोजगार इसी काम से जुड़ा हुआ है। अगर वो अपना काम करके संतुष्ट किसी को नहीं कर सकता तो उसका रोजगार खतरे में पड़ सकता है। और फिर इतनी बड़ी महारानी जो इतने देशों पर शासन कर चुकी है, वो आए तो उसकी ड्रेस तो सबसे अलग होनी ही चाहिए। तो ऐसे में दर्जी का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी कला यहाँ पर पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है, उसकी रोजी रोटी भी दांव पर लगी हुई है। तीसरा प्रश्न बच्चों, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? क्या क्या किया गया होगा? सबसे पहले सब जगह साफ सफाई की गई होगी। जो सार्वजनिक और ऐतिहासिक हमारी इमारतें हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो आते हैं बाहर से वो हमारी इन ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए जरूर जाते हैं, तो इन इमारतों को साफ सुथरा किया गया, नया रंग रोगन किया गया होगा। जो सरकारी भवनों में किसी तरह की कोई मरम्मत का काम है, कहीं बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, कहीं कुछ टूट फूट है, वो सब ठीक किया गया होगा। नए फव्वारे और जो सजावट का सामान है वो लगाया गया होगा। और जिस रास्ते से रानी को गुजरना था वहां पर भी पेड़ पौधे और सजावट का सामान लगाया गया होगा। सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया होगा, क्योंकि जब भी कोई बड़े लोग आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, तो उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना भी जरूरी होता है। कुछ इसी प्रकार के प्रयत्न नई दिल्ली के काया पलट के लिए, इस नई दिल्ली को बदलने के लिए किए गए होंगे। अगला प्रश्न बच्चों, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस तरह की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? बच्चों, विचार इसमें आपको अपने ही बताने हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ, थोड़ा आपको मैं अंदाजा देती हूँ कि किस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। एक उत्तर मैं आपको बताती हूँ, आप उसे अपने शब्दों में लिखिए, स्वयं ही लिखना है। इस प्रकार की जो पत्रकारिता है उससे हमें लाभ नहीं होते, बल्कि हानि होती है, नुकसान होता है। कारण, क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे यहाँ लोग अपनी मौलिक सोच के साथ कम जीते हैं, बल्कि दूसरे के पीछे चलने की भावना जो है, अनुकरण की जो भावना है वो ज्यादा है लोगों में, मानसिकता है ऐसी। हमें चर्चित लोगों की जीवन शैली बहुत अच्छी लगती है कि अरे वाह, वो इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है, किस तरह से रहता है, क्या है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी चर्चित लोग हैं वो वास्तव में हमारे लिए अनुकरण के योग्य भी हों। चर्चा तो किसी भी तरह की हो सकती है बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम क्या कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें हर चर्चित व्यक्ति के बारे में सारी बातें जानकर कुछ फायदा हो। हाँ, पत्रकारों को इससे फायदा हो जाता है। क्यों? एक तो उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता नई खबरें ढूंढने के लिए। वो किसी भी चर्चित व्यक्ति का पुराना बायोडाटा कहीं से भी इकट्ठा करता है और फिर उसके बारे में बोलना शुरू कर देता है। और ज्यादा तारीफ अगर किसी की करेगा तो हो सकता है कि वो व्यक्ति खुश होके उन्हें कुछ इनाम, कुछ पुरस्कार भी दे दे, तो ये हो सकता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पत्रकारिता का उद्देश्य आम जनता के सामने सही मुद्दे रखना है, सच्चाई लाना है, या कुछ ऐसी बातें जो हमें प्रेरित कर सकें, इस तरह की बातें लाना है। ये काम नहीं है कि वो चमचागिरी करें किसी की, या किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें बताएं। इसका दूसरा प्रश्न बच्चों, कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता पर, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। बच्चों, युवा पीढ़ी जो है वो सबसे जल्दी प्रभाव में आती है इस तरह की चीजों के, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बहुत जोश होता है, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं। हम इस तरह की पत्रकारिता को देखकर या इस तरह की चर्चाओं को सुनकर उसी प्रकार का जीवन जीने की कोशिश करते हैं। चर्चित जो हस्तियां हैं उनकी तरह से ओढ़ना पहनना, उनकी तरह से बोलना, वैसी जीवन शैली अपनाने की कोशिश करते हैं। और आम आदमी के पास उस प्रकार की जीवन शैली अपनाने के लिए अगर पर्याप्त साधन नहीं है,
तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो बहुत महंगी जीवनचर्या अगर आप किसी की देखकर वैसे अपनाना चाहते हैं और आप कमा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। तो इस प्रकार की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। युवा पीढ़ी को यह नुकसान पहुंचाती है, उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अक्सर हम देखते हैं जो प्रसिद्ध लोग हैं वो तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का विज्ञापन करते हैं। अलग अलग तरह की खाने की चीजें, चाहे वो सेहत के लिए अच्छी हो या नहीं हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की आप देखते हो कि बड़े बड़े जो हमारे फिल्मी सितारे हैं वो उनकी क्या कहोगे आप, उनको प्रमोट करते हैं, उनके प्रचार करते हैं। और जो युवा पीढ़ी है उसको लगता है शायद यही चीजें हैं जो उनके जीवन स्तर को बढ़ाती हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। जो लोग इस प्रकार से विज्ञापन करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो स्वयं उन चीजों का इस्तेमाल करते ही नहीं, वो तो सिर्फ पैसे लेने के लिए ऐसा करते हैं। और हम लोग इन बातों को सच मान लेते हैं और उनका अंधानुकरण करने लगते हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। हमारा ये मानना है युवा पीढ़ी के लिए ये बिल्कुल भी हितकर नहीं है, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? बच्चों, अभी हमने व्यंग्य पढ़ा, उसमें जाना कि मूर्तिकार ने क्या क्या किया। एक एक करके हम क्रम से इनकी बात करते हैं। सबसे पहले उसने सभी अफसरों से पूछा कि ये जो पत्थर है नाक वाला या लाट वाला, ये कहाँ से आया है, किस पर्वत का है, मुझे ये बताइए। लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चल सका क्योंकि फाइल ने सब कुछ हजम कर गई है, सब रिकॉर्ड खत्म हो चुका है। फिर मूर्तिकार ने हमारे अपने देश के पहाड़ों की और उनकी यात्रा करके देखी कि कहीं किसी पत्थर का मेल उस मूर्ति से हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। फिर मूर्तिकार ने ये राय रखी कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, उनकी भी तो कितनी सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, तो क्यों ना उनमें से किसी एक मूर्ति का नाक तोड़कर या काटकर इस पर लगा दिया जाए। अधिकारियों ने उसे इसके लिए भी रजामंदी दे दी थी, लेकिन अफसोस की बात ये कि किसी भी महापुरुष की नाक जॉर्ज पंचम को फिट नहीं आई, क्योंकि वो सब बहुत बड़ी थी। यानी लोगों के मन में अपने स्वाधीनता सेनानियों के लिए ज्यादा इज्जत थी। अंत में मूर्तिकार ने एक और उपाय सुझाया, जब नाक का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया, कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर लगा दिया जाए। और अधिकारियों ने उसे भी मान लिया और अंत में एक जिंदा व्यक्ति की नाक लाट पर लगाई गई। यहाँ बच्चों ये प्रतीक रूप में है, जिंदा व्यक्ति की नाक तो क्या लगाई होगी, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हुए किसी दूसरे का सम्मान करना एक तरह से जीवित व्यक्ति की नाक काटने जैसा ही है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। बहुत सारे हैं बच्चों, ढूंढिए। हम पाठ को पढ़ेंगे तो शुरुआत से देखो कौन कौन से कथन हमें मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहले बात आई थी कि इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी हुई नजर आती थी। हमारे यहाँ की पत्रकारिता पर व्यंग्य है। फिर शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज भारत में आ रही थी, हिंदुस्तान में आ रही थी। ये भी व्यंग्य है कि जैसा कुछ वहां हो रहा है हम सारा उनका अनुकरण कर रहे हैं। वो अपनी रानी के बारे में जो बातें लिख रहे हैं, हम भी वही बातें अपने अखबार में छाप रहे हैं। फिर किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई और इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। ये भी व्यंग्य है।
गश्त लगती रही और नाक चली गई। ये भी हमारे सरकारी तंत्र पर व्यंग्य है कि जिसको जिस काम के लिए लगाया जाता वो कभी अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभाता, और जो घटना घटित होनी है वो तो हो ही जाती है। नाक की रक्षा के लिए उनको लगाया गया था, लेकिन गश्त चलती रही, नाक चली गई। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ पता नहीं चला। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया। हमारे यहाँ यही होता है बच्चों, जब भी कुछ दुर्घटना घटित हो जाती है या किसी तरह की कोई समस्या होती है तो कमेटी बिठा दी जाती है। अब वो कमेटी क्या निर्णय देगी, कितने वर्षों में देगी, उसका हिसाब किताब सरकार के पास नहीं होता। वो तो हर बात के लिए मीटिंग बुलाना ही जानती है। तो ये व्यंग्य हुआ। और एक जगह और हो गया कि सब कुछ अच्छा होगा, और ये उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया और ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। ये भी व्यंग्य है। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग सब कुछ। वो वाली जो पंक्तियां हैं बेटा, वो भी इसी में आएंगी। आप कोई 5 गिनकर इसमें लिख दीजिए। वैसे तो काफी है, 10-12 के करीब तो आपको आराम से मिलेंगी, लेकिन आप 5 लिखिए। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। नाक मान सम्मान का प्रतीक है। हमारे यहाँ बेइज्जती अगर किसी की हो जाए तो यही कहा जाता है कि नाक कट गई। तो नाक को हम मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक तो मानते हैं। इस भी पूरे पाठ में हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि जब एलिजाबेथ भारत आई तो लोगों के मन में उनके पति के लिए कोई इज्जत नहीं थी, कोई नाक वाली बात थी ही नहीं, इसीलिए उनकी मूर्ति पर नाक नहीं है। फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो सरकारी अफसरों ने किया वो भी नाक की ही बात थी। हालांकि मन में उनके अच्छी भावनाएं नहीं थी अंग्रेजों के लिए, लेकिन फिर भी अपनी नौकरी सलामत रखने के लिए वो उन लोगों के स्वागत के लिए लग गए। और एक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए हजारों रुपए बर्बाद, हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। उनसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लाट को ही वहां से हटा दें। सिर्फ दिखावा करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए सारे काम किए गए, जो कि किसी भी तरह से हम उचित नहीं ठहरा सके। जनता का पैसा, जनता द्वारा टैक्स देकर कमाया गया जो पैसा है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस प्रकार से वो नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस पाठ में ऐसा जिक्र हुआ है। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है? यही कि भारत के लोगों में, अपने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी और बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा इज्जत है जॉर्ज पंचम की बजाय। इसी बात की ओर लेखक संकेत कर रहा है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? अखबारों ने कहा कि मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की कतई नहीं लगती। सीधे सीधे उन्होंने नहीं बताया, थोड़ा घुमा कर बात को कहा है। 10वां प्रश्न है हमारा कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? रानी एलिजाबेथ जब भारत के दौरे पर आई तो नई दिल्ली उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सब कुछ सज संवर कर तैयार हो चुका था, सारी इमारतें भी, सड़कें भी सब साफ हो चुकी थी। लेकिन एक समस्या थी कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट थी उसके ऊपर नाक नहीं थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी। जॉर्ज पंचम की कोई इज्जत हमारे समाज में नहीं थी, और जितने हमारे अधिकारी लोग हैं, देखा जाए तो नाक उनकी भी नहीं है। वो उचित अनुचित का विरोध किए बगैर जो
भी उनको आदेश मिलता है वो उस आदेश का आंख मूंद कर पालन करते हैं, बिना ये देखे कि इस आदेश को पालन करने में हमारा आत्मसम्मान बना रहता है या नहीं रहता, वो ये नहीं देखते। तो यही बात इस कथन के माध्यम से कही गई है कि नई दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन ना तो जॉर्ज पंचम की कोई इज्जत थी लोगों के मन में, और ना ही जो हमारे आला अफसर हैं या जो सरकारी अफसर हैं उनके भी आत्मसम्मान नहीं है, यही कहा गया है। अगला प्रश्न बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? एक तो जब इस प्रकार के कोई काम किए जाते हैं बच्चों, जॉर्ज पंचम की जैसे नाक लगाई गई, तो इस प्रकार के काम कभी भी खुलेआम नहीं होते, क्योंकि खुलेआम हो तो जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध करेंगे। तो ऐसे में जनता को मूर्ख बनाकर ये बंद कमरों में इस तरह के जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। तो हो सकता है कि जिस समय जॉर्ज पंचम को नाक लगाई जा रही थी तो पत्रकारों का वहां आना निषेध हो, उनको नहीं बुलाया गया होगा। उस दिन किसी तरह की कोई और खबर भी नहीं थी, कोई उद्घाटन वाली या कोई मृत्यु भोज, कोई सम्मान पत्र देने वाली ऐसी भी कोई घटना उस दिन घटित नहीं हुई, क्योंकि जो सत्ताधारी लोग हैं वो तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने में लगे हुए थे सारे। तो हो सकता है इस वजह से चुप रहे हों अखबार। या विरोध स्वरूप भी चुप हो सकते हैं कि हमारे देशवासियों का, जो करोड़ों देशवासी है, उनके आत्मसम्मान को दबाकर, उनके आत्मसम्मान को एक तरफ रखकर क्यों इस तरह से जिंदा नाक लगाने की बात की गई। हो सकता है कि इसी बात के लिए अखबार चुप हो, ये उनका विरोध प्रकट करने का तरीका हो। तो बच्चों प्रश्न हो गए हैं हमारे, सभी बच्चे लिख लेना अपनी कॉपी में। थैंक यू।